आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सन 1990, दिन सोमवार। आज मेरा मन बहुत खुश है। बरसों की मेहनत का फल आज मेरे हाथ में है, मेरे नियुक्ति पत्र के रूप में। अभी कुछ समय पहले ही मैंने महिला प्राइमरी शिक्षक के पद के लिए क्वालिफाई किया था और आज मेरा ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया था। पहले ही पोस्टिंग हुई थी असम के तिनसुकिया जिले के एक छोटे से गांव देजीगढ़ी में, जहां कि मुझे 5 दिन के अंदर ही पहुंचना था ज्वाइनिंग के लिए। उस पर मुश्किल ये कि मुझे अकेले ही जाना पड़ा, क्योंकि मेरे बड़े भाई अपने कंपनी के काम से 10 दिनों के लिए बाहर गए हुए थे और मेरी माँ अपने घुटने और जोड़ों के दर्द की वजह से मेरे साथ सफ़र करने में असमर्थ थे और उनका इलाज चल रहा था। हम दोनों भाई बहन उस समय तक अविवाहित थे और परिवार में 3 सदस्य होने की वजह से एक सदस्य को तो देखभाल करने के लिए घर पर रहना ही पड़ता था। अचानक मैं अपने ख्यालों से बाहर आ गई थी, जिसकी वजह थी ट्रेन के रुकने की तेज आवाज़। रात के 3 बज रहे थे जब ट्रेन आसाम के तिनसुकिया रेलवे स्टेशन पर रुकी, जो कि अपने सटीक समय से 1.5 घंटा पहले ही पहुंच गए थे। जनवरी की कड़क ठंड और चारों ओर फैला हुआ घना कोहरा हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। यूं कहिए कि जैसे कोई बर्फ फेंक कर मार रहा हो। वैसे भी असम, जो कि ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्र में है और हरियाली से भरपूर है, तो वहाँ की ठंड की कल्पना कीजिए कितनी होगी। मैं स्टेशन पर उतरती हूँ। मुश्किल से थोड़े ही लोग स्टेशन पर दिखाई दे रहे थे। ऊपर से चारों तरफ फैला घना कोहरा और स्टेशन पर चलते हुए पीले रंग के बल्ब, जो कि कोहरे में ना के बराबर रोशनी दे रहे थे। उन दिनों एलईडी बल्ब का चलन नहीं था। कुल मिलाकर एक लड़की के लिए भयानक स्थिति थी। खैर, मैंने खुद को आश्वस्त किया कि चिंता की कोई बात नहीं। कुछ लोग हैं जो स्टेशन पर दिखाई दे रहे थे, इधर उधर घूमते हुए, जिनमें से कुछ चाय और कुछ कूली वाले थे और कुछ मेरी तरह यात्री भी। चाय वालों की आवाज़ चाय ले लो कानों में राहत दे रहे थे। मैंने एक चाय विक्रेता को पुकारा, जो कि काफ़ी उम्र दराज लग रहे थे। मैंने उनसे पूछा, बाबा, देजीगुड़ी गांव के लिए बस या कोई सवारी कहाँ से मिलेगी? पहले तो वो चौंक गए गांव का नाम सुनकर। फिर कुछ पल चुप रहने के बाद मुझसे बोले, और कौन है तुम्हारे साथ? तो इस पर मैं बोली, मैं बस अकेली हूँ बाबा। ये सुनकर शायद उन्हें कुछ आश्चर्य हुआ, ऐसा मुझे उनका चेहरा देखकर महसूस हो रहा था। फिर अचानक से वो बोले, आप यहाँ के तो नहीं लगते बेटा, कोई रिश्तेदार है क्या देजीगुड़ी में आपका? मैं मुस्कुराई और फिर बोली, नहीं बाबा, मैं अकेली ही देजीगुड़ी जा रही हूँ। इससे पहले कि वो कुछ और पूछते हैं, मैं बोली, बाबा, वहाँ मेरी एक विद्यालय में महिला शिक्षक के पद पर नियुक्ति हुई है, इसलिए मैं वहाँ जा रही हूँ। ये सुनकर उनके मुंह से निकला, कमाल है। ये सुनकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैं कुछ कहने जा ही रहे थे कि अचानक वो बोले, इस समय तो वहाँ के लिए कोई भी पक्की सवारी नहीं मिलेगी। आपको सुबह 8 बजे तक रुकना होगा। उसके बाद कोई बस या ऑटो जो देजीगुड़ी गांव के लिए जाएगा, तो उससे आपके जाने की व्यवस्था हो जाएगी। तो इस पर मैंने कहा, वो कैसे होगी बाबा? तो इस पर बाबा बोले, वो मैं व्यवस्था करवा दूंगा। असल में टेम्पो वाले जब सवारी लेने स्टेशन आते हैं तो मेरे पास रुककर चाय पीकर ही जाते हैं। ये सुनकर कुछ जान में जान आई
और मैं उन्हें धन्यवाद बोल के एक पास ही की सीट पर बैठ गई अपने सामान के साथ और उनसे एक गर्मा गर्म चाय के लिए भी बोला और बैग से बिस्किट का पैकेट निकालने लगी। इतने में ही बाबा ने अपनी केतली से गर्मा गर्म चाय कुल्हड़ में पलटकर मुझे दे दी। मैं शांति से अपनी सीट पर सिमट कर चाय की चुस्कियों का मजा ले रहे थे। अचानक मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे कोई देख रहा है। मैंने चारों ओर देखा पर ऐसा कोई भी दिखाई नहीं दिया। एक तो कोहरा बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से कुछ भी देख पाना बहुत मुश्किल था। मैं ज्यादा ध्यान ना देकर फिर से अपनी चाय में बिजी हो गई, लेकिन ये एहसास मुझे लगातार बना रहा और लड़कियों की छठी इंद्रियां इस मामले में कम ही धोखा देती है। इन्हीं सब के बीच मैं 2 घंटों का समय निकल गया। तभी अचानक से चाय वाले बाबा मेरे पास आ गए और मेरे पास आकर बोले, एक बुरी खबर है बेटी। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो इस पर वो बोले, कल रात एक लोकल ट्रांसपोर्टर की पुलिस के साथ मारपीट हो गई और अवैध वसूली का विरोध है, इसलिए सभी लोकल ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक पर बैठ गए हैं और कल शाम से पहले कोई भी वाहन चलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। ये सुनते ही मैं अपना सिर पकड़कर बैठ गई। मुझे ऐसा करते देख बाबा बोले, निराश मत हो, कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर निकलेगा। तुम स्टेशन के वेटिंग रूम में आराम करो, मैं पता कर आता हूँ। अगर कोई प्राइवेट गाड़ी से तेजीगुड़ी की तरफ जा रहा होगा तो मैं उन्हें बोल कर देखता हूँ। तो इस पर मैंने उनसे पूछा, बाबा यहाँ से कितना समय लगता है तेजीगुड़ी पहुँचने में? तो इस पर बाबा बोले, बस ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे लगते हैं, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है, ऊपर से सड़क और रास्ता भी बहुत ही ख़राब है। इस पर मैंने पूछा, स्टेशन पर कोई टेलीफोन बूथ है बाबा? उन्होंने कहा, पूछताछ काउंटर के पास शायद होगा टेलीफोन बूथ। उसके बाद मैं वेटिंग रूम की तरफ बढ़ चली और सोचने लगी कि कुछ अजनबी लोग भी बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। शायद वो ज़माना ही ऐसा था। आजकल तो लोगों की ज़िंदगी ही इतनी ज़्यादा व्यस्त हो गई है कि किसी को मदद करने की फुर्सत ही नहीं होती। खैर, ये बात फिर कभी करेंगे। वेटिंग रूम आ गया था। मैंने अपना सामान रखा, उसके बाद अपने हाथ मुंह धोए और एक छोटी अटैची को अपनी सीट के साथ चैन से लॉक कर दिया। उसके बाद मैं फ़ोन करने के लिए टेलीफोन बूथ की तरफ चली। इन सब में सुबह के 4 बजने वाले थे। कोहरा अभी भी बहुत ज़्यादा था और अभी भी अंधेरा फैला हुआ था। टेलीफोन बूथ पर पहुंचने के बाद मैंने अपने हैंडबैग से एक छोटी डायरी निकाली। उसमें उस स्कूल का टेलीफोन नंबर लिखकर नंबर डायल किया। टेलीफोन की घंटी लगातार बजती जा रहे थे, लेकिन कोई भी फ़ोन उठा नहीं रहा था। मैंने कई बार नंबर डायल किया और हर बार घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने भी कॉल रिसीव नहीं किया। मुझे लगा कि शायद इतनी सुबह स्कूल का ऑफिस खुला नहीं होगा। मुझे कुछ समय बाद दोबारा कॉल करनी होगी, इसी उम्मीद में कि शायद स्कूल की तरफ से कोई मदद मिल पाए और वो वाहन से किसी को भेज दें मुझे लेने के लिए। मैं वापस वेटिंग रूम में आ गई। मैंने गौर किया कि उस समय मेरे अलावा उस वेटिंग रूम में कोई और नहीं था। तभी अचानक से मुझे पीछे से खांसने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि मेरी ही उम्र की एक लड़की खड़ी है। वो मुझे देखती हुई मेरी ओर थोड़ा आगे बढ़ी और फिर अपना हाथ उठाते हुए कहा, आप रितु है ना, नई स्कूल टीचर? इस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया
और फिर उसने कहा, मुझे स्कूल की तरफ से भेजा गया है आपको लेने के लिए। मेरी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही। इस पर मैंने पूछा, आपको स्कूल की तरफ से भेजा गया है? इतनी रात का है और आप अकेली हैं क्या? तो इस पर उसने कहा, हाँ मैं अकेली आई हूँ, चलिए बाहर गाड़ी खड़ी है। इस पर मैंने पूछा, अच्छा ठीक है, मगर एक बाबा थे चाय वाले, मुझे उनसे पहले बात करनी होगी। इस पर उस लड़की ने कहा, बात करनी होगी? क्यों? वो कहीं गए होंगे, आपको जल्दी चलना चाहिए। हम जितनी जल्दी स्कूल पहुंच जाएं उतना बेहतर है हमारे लिए, सुबह होने वाली है। मुझे उसकी बात कुछ समझ नहीं आई, मगर वो लड़की बहुत ही हड़बड़ा रही थी और मुझे जल्द से जल्द उसके साथ चलने को कह रहे थे। क्योंकि मेरे पास भी और कोई चारा नहीं था, तो मैंने भी अपना सामान उठाया और उसके साथ उसके पीछे पीछे चल दिया। मैं उसके साथ चल ही रहे थे। चलते चलते हम लोग उस छोटे से स्टेशन से बाहर निकले। बाहर निकलकर मैंने पाया कि वहीं पास ही में एक स्कूटी खड़ी है। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर इतना सारा सामान लेकर मैं इसके साथ इस स्कूटी में कैसे जाऊंगी। तो इस पर उस लड़की ने कहा, घबराइए मत, सामान आ जाएगा स्कूटी में। जिसके बाद उसने स्कूटी के आगे जो खाली जगह होती है वहाँ पर किसी तरह सारा सामान एडजस्ट किया और फिर मुझे उसके साथ बिठाकर हम लोग स्कूटी से स्कूल की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ते पर कोहरा बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था। दूर दूर तक हमारी स्कूटी के अलावा रास्ते पर और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, न कोई इंसान और ना ही कोई गाड़ी। ठंड तो इतनी थी कि जैसे पूरा शरीर ही जम सा गया हो। कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। शरीर के ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बर्फ की सिल्ली रगड़ दी हो। खैर, स्कूटी उस सुनसान रास्ते पर तेजी से आगे बढ़े जा रहे थे। अभी हम लोग चल ही रहे थे कि तभी मैंने उस लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो इस पर उस लड़की ने कहा, मेरा नाम सीमा है। इस पर मैंने पूछा, अच्छा तुम्हें पता कैसे चला कि मैं इसी ट्रेन से आने वाली हूँ? मतलब मैंने तो कभी ना ही स्कूल पर फ़ोन किया और ना ही कुछ, मैं तो फ़ोन कर रही थी मगर किसी ने फ़ोन उठाया ही नहीं। तो इस पर उस लड़की ने बात को सिर्फ काटते हुए इतना कहा, स्कूल अभी खुला नहीं होगा ना, इसीलिए किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। मगर उसने मेरी इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया कि उसे पता कैसे चला कि मैं इतने बजे वाली ट्रेन से आने वाली हूँ। मुझे कुछ अजीब सा लगा, मगर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसे पता कैसे चला। खैर, स्कूटी अभी भी उस सुनसान रास्ते पर दौड़े जा रहे थे। रास्ता थोड़ा पहाड़ी ज़रूर था। रास्ते के अगल बगल थोड़े जंगल भी थे और दूर दूर तक हमारे अलावा कोई नहीं था, न कोई इंसान और ना ही कोई दुकान। सीमा चुपचाप बस स्कूटी चलाए जा रहे थे। मुझे बोरियत महसूस हो रहे थे, इसलिए मैंने वापस से सवालों का सिलसिला शुरू कर दिया और मैंने पूछा, तो तुम भी उसी स्कूल में टीचर हो? इस पर सीमा ने कोई जवाब नहीं दिया। पहले तो मुझे लगा कि शायद उसने सही से मेरा सवाल सुना ही नहीं, या फिर उसने हवा के चलते कुछ सुना ही नहीं। इसलिए मैंने वापस से सवाल किया, क्या तुम भी उसी स्कूल में टीचर हो? इस बार मैंने थोड़ा ज़ोर से सवाल किया, मगर इस बार भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने वापस से कोई सवाल नहीं किया। मुझे लगा कि शायद उसे बात नहीं करने, तो फिर मैं ज़बरदस्ती क्यों करूं, इसलिए मैं भी चुपचाप बैठी रही। तभी एकदम से उसने स्कूटी रोक दी
और फिर मेरी तरफ हल्का सा पलट कर बोली, चुपचाप बैठी रहो, आवाज़ मत करो। इस बार उसकी आवाज़ कुछ अजीब से थी। उसकी आवाज़ में एक अलग सा भारीपन था। ऐसा लग रहा था कि जैसे आवाज़ गूंज सी रही हो। और उसका मुड़ा हुआ चेहरा, यानी कि जब उसने अपना चेहरा तिरछी करके मेरी तरफ देखा तो उसका चेहरा भी कुछ अजीब सा नज़र आ रहा था। अब मुझे घबराहट महसूस हो रहे थे, मगर मैंने अब कुछ भी बोलना सही नहीं समझा और चुपचाप बस पीछे स्कूटी पर बैठी रही। कुछ घंटों के बाद स्कूटी एक बड़े से स्कूल के पास रुकी। मैं समझ गई कि यही मेरा वो स्कूल है जहाँ मेरी नौकरी लगी है। तभी सीमा ने कहा, अब तुम जा सकती हो, जाओ। जिसके बाद मैंने देखा कि स्कूल का गेट जो ताले से बंद था वो एकदम से अपने आप खुला और फिर मैं उस गेट से दाखिल होती हुई स्कूल के अंदर चली गई। मैंने पीछे पलटकर हिम्मत करके एक बार सीमा की तरफ देखा, मगर पीछे वहां पर अब कोई नहीं था। मैं अब बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी अभी जो हुआ वो था क्या। मैं भागती भागती स्कूल के पास सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई। कुछ ही देर में, लगभग कि 6:30-7 बजे के आसपास, स्कूल में कर्मचारी आने शुरू हो गए। उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया। शायद उनको पता था मेरे आने की खबर। जिसके बाद मैं स्कूल के हेडमास्टर साहब से मिली और फिर उन्हें कल रात की पूरी घटना बताई। जिसके बाद उन्होंने कहा, दरअसल सीमा बहुत पहले हमारे यहाँ ही टीचर थे। वो ज़्यादातर यही काम करते थे, लोगों को यहाँ से वहाँ ले जाना। बहुत ही अच्छी थी, मगर एक रात किसी को स्टेशन से लाने जाते समय उसका एक एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट बहुत ही बुरी तरह से हुआ कि वो वहीं पर मर गई। कहते हैं कि तब से उसकी आत्मा भटकती रहती है और लोगों की मदद करती है। शायद उसी ने तुम्हारी मदद की। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।